नमस्कार सभी दोस्तों को। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और आप अति उत्साही है। ज्योग्राफी का हमारा जो परिवार है वो इस उत्साह के साथ पढ़ रहा है कि हम एक मंजिल फ़तह करेंगे। सिलेबस विश्लेषण में इन दिनों हम प्रादेशिक नियोजन जैसे टफ टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं प्रादेशिक नियोजन के सिलेबस विश्लेषण की तीसरी क्लास लेकर के आया हूँ। तीसरी क्लास हमारी विकास और रीजनल इम्बैलेंस को लेकर के है। पिछली दो क्लासों में हमने प्रदेश के बारे में और प्रादेशिक नियोजन के बारे में डिटेल से देखा है। आज हम विकास और असंतुलन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है विकास। देखो, दिया तो रीजनल डेवलपमेंट है। जब आप सिलेबस एनालिसिस करोगे तो उसमें रीजनल डेवलपमेंट है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोफेसर पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में केवल एक क्राइटेरिया विकसित नहीं होता है कि मैं रीजनल डेवलपमेंट तक ही सीमित रहूं। तब मैंने एक चीज पाई है कुछ एग्जामों में, पिछले जैसे नेट जेआरएफ के एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, वहाँ प्रादेशिक विकास के साथ साथ विकास से रिलेटेड चैप्टर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की विकास के बारे में भी। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी, विकास का अर्थ विकास का अर्थ और विकास की परिभाषा। और हाँ, अर्थ और परिभाषा प्रादेशिक विकास की भी लेनी है। थोड़ा कंसेप्चुअल दोनों अलग है। विकास एक होलनेस कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। रीजनल डेवलपमेंट एक छोटा कंसेप्ट है। दोनों का अर्थ, दोनों की परिभाषा देख लेंगे। विकास की विशेषता को अच्छी तरीके से देख लेना। कौन विकास को इंगित करता है, कौन विकास के संदर्भ में सही है, विकास है आदि, ऐसे प्रश्न आते हैं। और बहुत सारे आपको विशेषताएं मिलेगी। मैंने आपको 5 विशेषताएं निकाल करके दी है। मुझे लगा कि ये चीजें टेक्निकल है, तब मैंने ये चीज बाहर दी। नंबर 1, विकास गुणात्मक होता है। ध्यान रखना, विकास मात्रात्मक नहीं, विकास गुणात्मक है। आपको लाइन पकड़नी है, भले ही अर्थ आए नहीं आए। अर्थ हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो बड़ी बड़ी बुकों में देखेंगे गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है। ध्यान रखना, विकास मात्रात्मक होता है। नंबर 2, विकास मूल्य सापेक्ष है। यहां मूल्य सापेक्ष एक टेक्निकल वर्ड है, ये इकोनॉमिक्स से आया गया शब्द है। मूल्य सापेक्षता का मतलब हुआ किसी से कंपैरिजन में देखा जाता है, जो कंपैरेटिवली है। जैसे मैं बात करूं कि भारत का विकास और चाइना का विकास, तो हम कहते हैं कि चाइना भारत के मुकाबले ज्यादा विकास कर गया। तो विकास तो भारत ने भी किया, विकास चाइना ने भी किया, लेकिन जब कंपैरेटिवली देखेंगे तो चाइना भारत के मुकाबले ज्यादा विकास कर गया। तो विकास एक कंपैरेटिव एरिया है, यह एक कंपैरेटिव कंसेप्ट है। और ये कंपैरेटिव कंसेप्ट इकोनॉमी के अंदर मूल्य सापेक्ष की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है, विकास क्या है, मूल्य सापेक्ष है, मींस विकास तुलनात्मक है। नेक्स्ट विशेषता, वर्तमान दशाओं में वृद्धि को इंगित करता है। विकास इस बात को इंगित करता है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ, प्रदेश, मानव वर्तमान दशाओं के अंदर यदि ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट है। नंबर नेक्स्ट, सकारात्मक वृद्धि को इंगित करता है। वृद्धि भी एक अलग से कंसेप्ट है। वृद्धि और विकास दोनों अलग है। हो, एक चीज विद्यार्थियों अभी भी नोट कर लेना, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इसको भी आप समझ लेना। विकास की एक विशेषता है कि ये सकारात्मक वृद्धि को इंगित करता है। विकास गुणात्मक में भी सकारात्मक परिवर्तन, गुणात्मक नहीं, गुणवत्ता, विकास गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन है।
मैंने यहाँ केवल आपको 5 लाइनें दी है, आप वो 5 लाइनें पकड़ लेना। यदि मैं इसको समझाने जाऊं तो 1 घंटे की क्लास इस पे पूरी हो सकती है, और मैं उचित नहीं समझता कि ये चीजें आप किताब में भी इसको डीप मत पढ़ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। केवल ये 5 चीजें याद रखनी कि ये विकास की विशेषता है। नेक्स्ट, अब विकास का कंसेप्ट, विकास की संकल्पना। अभी भी रीजनल डेवलपमेंट पे नहीं आया हूं मैं, विकास के संकल्पना की बात कर रहा हूं। विकास की संकल्पना को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। यहां भी मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर नहीं जाना है, केवल ये डायग्राम देखना है, केवल ये डायग्राम ही समझना है। विकास में 3 तरह के कंसेप्ट चलते हैं। संकल्पना का मतलब विकास को डेफिनेट करने का जो एरिया है, आइडियोलॉजी है कि विकास क्या है, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। तो विकास क्या है, इस कंसेप्ट को अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा है, और लोगों के अलग अलग नजरिए ही कंसेप्ट बन गए। आपको क्या ध्यान रखना है, विकास के कंसेप्ट 3 अलग अलग टाइम में 3 तरह के आए। एक तो आया विश्व युद्ध पूर्व विकास का नजरिया कुछ अलग था, एक दोनों विश्व युद्ध के बीच का जिसको विश्व युद्धोत्तर काल कहते हैं, उसके बीच में विकास का कंसेप्ट कोई अलग रहा, और मॉडर्न टाइम के अंदर विकास का कंसेप्ट बहुत अलग है, बदल चुका है। तब पे मैं डिस्कस कर लूंगा किस पे, किस समय क्या नजरिया रहा। विश्व युद्ध से पूर्व 2 तरह से विकास को देखा जाता था, आंका जाता था। नंबर 1, शास्त्रीय संकल्पना, वही आर्थिक कंसेप्ट वाली, आर्थिक विकास। इसको थोड़ा डीप पढ़ लेना। शास्त्रीय संकल्पना जिस पर क्वस ने, डेविड स्मिथ और रिकार्डो ने काम किया है। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि इनको आप गहरा पढ़ें। रिकार्डो, डेविड स्मिथ और क्वसने को गहरा नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि विकास की एक संकल्पना है, शास्त्रीय संकल्पना क्या है, बस ये पढ़ना है। क्या है, मैं आपको ये मिल जाएगा कि शास्त्रीय संकल्पना में या इसके समर्थक विद्वान विकास को किस दृष्टि से देखते हैं, यानी विकास क्या है। और एक है मार्क्सवादी कंसेप्ट। क्लियर, ये 2 विश्व युद्ध से पूर्व के हैं। विश्व युद्ध के बीच में कौन सा कंसेप्ट आया, दोनों विश्व युद्ध के बीच में तो 2 कंसेप्ट आए। एक तो आया पूंजीवादी मॉडल और एक आया सोवियत मॉडल। ये दोनों विश्व युद्ध के बीच में विकास का मॉडल है, और इसी मॉडल ने, मतलब इन्हीं मॉडलों ने दुनिया में तहलका मचाया। पूंजीवादी मॉडल ने विश्व युद्ध को आमंत्रित किया, सोवियत मॉडल ने पूरी दुनिया के अंदर ध्रुवीकरण किया, आपको पता हो तो ये मॉडल विश्व युद्ध के काल में आए थे। वर्तमान समय में सबसे अच्छा मॉडल चल रहा है विकास का, वो है लोक कल्याणकारी मॉडल जो स्मिथ का है, और इसके अलावा बेरी का जो कंसेप्ट है विकास को लेकर के, वो भी मॉडर्न में आता है। आप इनमें गहरा कुछ मत देखना, आप ये देख लेना कि ये विकास के मॉडल है। क्लियर, किसी में कोई विद्वान रिलेटेड है तो उसको उससे जोड़ देना है। नेक्स्ट, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, सॉरी विकास के संकेतक, विकास के इंडिकेटर, इसमें से अच्छा खासा प्रश्न आता है। इंडिकेटर में कुछ टेक्निकल वर्ड भी है और कुछ कंसेप्चुअल वर्ड भी है। तो हालांकि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपके लिए कि इसको मैं बहुत विस्तार से ला सकूं। तो विकास के संकेतक, इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जनरली हम विकास के इंडिकेटर किसको मानते हैं या विकास के सूचक हम किसको मानते हैं। इसमें ऐसा नहीं आएगा कि कौन सामान्य सूचक है और कौन विचारधाराएं हैं। जनरल सूचक के अंदर आर्थिक, सामाजिक, कालिक, राजनीतिक और प्रादेशिक,
ये विकास के इंडिकेटर है। कौन इंडिकेटर है कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। ऐसा नहीं आएगा कि राजनीतिक इंडिकेटर क्या है, यानी किस तरीके से हम राजनीति को विकास से जोड़ करके देख सकते हैं। तो राजनीति सामान्य सूचकों में आर्थिक, सामाजिक, कालिक, राजनीतिक और प्रादेशिक सूचक आते हैं। हालांकि ये अपने आप में एक कंसेप्ट भी है, ये भी आगे आएगा। प्रश्न यहां से आने की ज्यादा संभावना है। सूचकों की विचारधाराएं, प्राचीन सूचक यानी प्राचीन विचारधाराएं और आधुनिक विचारधाराएं। देखो अभी अपन ने थोड़ा जस्ट जो विकास के कंसेप्ट पढ़े थे, वो भी तो यही चीज बता रहे थे कि हम विकास को किस नजरिए से देखते हैं। पूंजीवादी मॉडल से देखते हैं, साम्यवादी मॉडल से देखते हैं, शास्त्रीय मॉडल से देखते हैं, मार्क्सवादी मॉडल से देखते हैं। यहां भी यही चीज बताई जा रही है। सूचक क्या है कि आप विकास को किस नजरिए से देख रहे हो। यहां कुछ विचारधाराएं आपके सामने आई है कि प्राचीन समय में विचार को किस नजरिए से विकास को किस नजरिए से देखा जाता था। प्राचीन समय में विकास के सूचक क्या थे। अब प्राचीन समय में विकास के 4 सूचक थे। एक तो है वाणिज्यवादी मत, एक विचारधाराएं हो, सूचक की बात नहीं कर रहा हूं। वाणिज्यवादी मत, अब आपको यहां थोड़ा सा इनको डिटेल से देखना है कि वाणिज्यवादी मत है वो विकास का इंडिकेटर क्या मानता है। आर्थिक उन्नति मानेगा। हालांकि इसमें दिया हुआ है आगे, ये भी ये कहता है कि जो समाज, जो देश, जो व्यक्ति वाणिज्यिक दृष्टि से ग्रोथ करेगा वो डेवलपमेंट है। तो ये है वाणिज्यवादी मत। हालांकि मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि प्राचीन विचारधारा में वाणिज्यवादी मत आ गया। एक राष्ट्रीय उत्पादन भी एक इंडिकेटर हुआ करता था प्राचीन समय में। एडम स्मिथ इसका अच्छा समर्थक था। एक पूंजीवाद की समाप्ति, ध्यान से सुनना हो, ये मार्क्स का मत है, ये मार्क्स की विचारधारा है। मार्क्स विकास किसको मानता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास क्या है? पूंजीवाद की समाप्ति। तो ये एक प्राचीन इंडिकेटर हो गया जो मार्क्स ने दिया। और एक दिया जेएस मिल ने, क्या? सहकारिता। जेएस मिल कहता है कि जितनी ज्यादा किसी क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर सहकारिता होगी उतना ही वो क्षेत्र ज्यादा विकास करेगा। दैट इज क्लियर। ये प्राचीन विचारधाराएं हो गई। और इसमें मार्क्स, एडम स्मिथ और जेएस मिल, कम से कम ये ध्यान रखना कौन राष्ट्रीय उत्पादन को इंडिकेटर मानता है? एडम स्मिथ। कौन पूंजीवाद की समाप्ति को इंडिकेटर मानता है? कार्ल मार्क्स। कौन सहकारिता को इंडिकेटर मानता है? जेएस मिल। ठीक है। उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण पे आ जाते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर दो तरह, आधुनिक जो विकास की अवधारणाएं हैं, सूचकों की अवधारणाएं हैं, वो 2 तरह की है। एक संकुचित दृष्टिकोण है और एक विस्तृत मत है। संकुचित दृष्टिकोण में उन विद्वानों के मत आते हैं जो केवल एक क्राइटेरिया से ही विकास को नापते हैं। तो संकुचित मत के अंदर 2 चीजें होगी। जैसे कुछ विद्वान औद्योगिकीकरण को विकास का इंडिकेटर मानते हैं, कुछ विद्वान सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार को विकास का इंडिकेटर मानते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें सीधे ऊपर ऊपर से पॉइंट लेना है कि संकुचित मत, अब जैसे ये आ जाए कि कौन संकुचित मत है, और इसमें आ जाए पूंजीवाद, राष्ट्रीय उत्पादन, औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, फिर हम ऊहापोह की स्थिति में आ जाए। तो यहां से अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार। एक मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कई बार हम क्या करते हैं, हम हमारे नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। एग्जाम के प्रश्न की बात करता हूं। कोई भी एग्जामिनर जब प्रश्न बनाता है वो अपने मन से नहीं बताता है, वो प्रश्न बनाएगा किताब के अंदर से। और किताब के अंदर से जब प्रश्न बनता है तो जैसे ये इंडेक्स बनाया हुआ है और ये इंडेक्स किसी वेरी ऑथेंटेड ऑथर का है, तो वहां प्रोफेसर भी ये भूल नहीं करेगा
कि इस इंडेक्स के अंदर कुछ बदलाव करके और वो आपके सामने प्रश्न, वो इसी इंडेक्स में से प्रश्न उठा देगा कि कौन संकुचित मत है। उसमें ये आ गया राष्ट्रीय उत्पादन, पूंजीवाद की समाप्ति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और औद्योगिकीकरण। इसमें कौन संकुचित मत हो सकता है? आपका दिमाग जाएगा कि पूंजीवाद की समाप्ति ये क्या है, ये तो एक प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें पूंजीवाद की समाप्ति नहीं है बल्कि औद्योगिकीकरण है। इसलिए मैंने मेहनत करके ये चीज आप तक लाया हूं कि संकुचित दृष्टिकोण में औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ये दो चीज आती है। अब विस्तृत मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विस्तृत मत का मतलब हुआ, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। विस्तृत मत का ये मतलब हुआ कि विकास को एक बहुत बड़े नजरिए से देखना है, छोटे नजरिए से नहीं देखना है, बड़े नजरिए से देखना है। बड़ा नजरिया क्या हो सकता है? तो मैंने 8 बड़े नजरिए बताए हैं कि विद्वान अलग अलग इस नजरियों से देखते हैं। देखो, नंबर 1 तो बड़ा नजरिया राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, ये अपने आप में एक बड़ा नजरिया है कि किसी भी देश का डेवलपमेंट का इंडिकेटर क्या हो सकता है कि वहां का नेशनल इनकम ग्रोथ कर रही है। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय के अंदर वृद्धि होना, ये विस्तृत दृष्टिकोण है। नंबर 3, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना। नंबर 4, पूंजी निर्माण में वृद्धि होना। पूंजी निर्माण ये एक टेक्निकल शब्दावली हो। पूंजी निर्माण कब होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब पूंजी निर्माण होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, वो पूंजी निर्माण कहलाता है। रहन सहन के स्तर में बदलाव आना या रहन सहन का स्तर, ये भी विकास का एक इंडिकेटर है। मूलभूत आवश्यकता विकास का एक इंडिकेटर है। व्यवसायिक संरचना इंडिकेटर है और आय का वितरण इंडिकेटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये विस्तृत इंडिकेटर है, यानी विस्तृत मत है, जो विकास को किसी एक क्राइटेरिया तक सीमित नहीं रखते हैं। वो एक बहुत बड़ी हॉलनेस देना चाहते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो ये विस्तृत मत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, सूचकों का कुछ अन्य क्लासिफिकेशन भी चलता है, जैसे आर्थिक सूचक, सामाजिक सूचक, जीवन की गुणवत्ता का सूचक और मानव विकास। एक क्लासिफिकेशन ये भी है। मतलब कुछ विद्वान है वो आर्थिक दृष्टि से, जैसे अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना पिछली स्लाइड में, इंडिकेटर का जो कंसेप्ट थे वो सारे इकोनॉमी की थे, उसके अंदर सोशल का तो किसने दिया ही नहीं। अब ये एक क्लासिफिकेशन और चलता है। ये क्लासिफिकेशन मैंने क्यों किया कि कुछ विद्वान जब इस क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो सोशल इंडिकेटर है उसको लेकर के और 2-3 नाम आ जाते हैं, हो सकता है कि प्रश्न उसी में से आ जाए। तब मैंने ये क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा कि सूचकों का एक क्लासिफिकेशन है, आर्थिक सूचक भी है, सामाजिक सूचक भी है, जीवन की गुणवत्ता के सूचक भी है और ह्यूमन डेवलपमेंट के सूचक भी है। जिसमें सामाजिक सूचकों पर काम किया था डेविस नाम के विद्वान ने। आपको यह ध्यान रखना है कि सामाजिक सूचकों पर काम करने वाले डेविस ने 3 इंडिकेटर दिए हैं। ये प्रश्न मुझे लगा कि आज नहीं तो कल कभी न कभी ये बड़े एग्जाम का प्रश्न बनेगा। तो डेविस ने जो 3 सूचक दिए उसमें कौन है? एक तो शिशु मृत्यु दर है, 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, ये काउंटिंग की है। ये आपको यही बताता है कि 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब जन्म लेने वाले, सॉरी, जो नव पैदा होने वाले बच्चे वो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। और एक है 15 वर्ष में साक्षरता। ये 3 चीजें हैं जिसको डेविस ने अपनी स्टडी में रखा और डेविस कहता है कि इन तीनों के माध्यम से ही हम विकास को इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सामाजिक सूचकों में डेविस का मत। उसके बाद नेक्स्ट है विकास के स्तर को समझने के उपागम। किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट का स्तर क्या है, इसको यदि समझना है तो 3 तरह के मॉडल काम करते हैं, 3 तरह के उपागम काम करते हैं। एक संकल्पनात्मक उपागम काम करता है, एक मॉडल उपागम और एक स्थानिक उपागम। तो आप इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में देख लेना कि संकल्पनात्मक उपागम क्या है, मॉडल उपागम क्या है और स्थानिक उपागम क्या है। स्थानिक उपागम का क्लासिफिकेशन भी है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन और सामाजिक।
उसके बाद नेक्स्ट विकास के स्तर को निर्धारण करने की गणितीय विधि है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा डिटेल से मतलब इन विधियों की विशेषता देखनी पड़ेगी। क्या है? विकास के स्तर को निर्धारण करने की विधियां 5 विधि है, मैंने यहाँ आपको बताई है। एक घटक विश्लेषण विधि है, इसका प्रश्न पिछले एग्जामों में आया था। एक सहसंबंध विधि है, एक विभेदक विश्लेषण है, श्रेणी गुणांक है और एक जॉर्ज स्कोर विधि है। प्रश्न तो सीधा यही आ जाए कि कौन गणितीय विधि जो विकास का स्तर निर्धारित करती है या नहीं है। पहला प्रश्न तो यही है, सीधा ऊपर से आता है। तो 5 नाम तो याद करना ही है। एक घटक विश्लेषण विधि का अच्छा स्टडी किया किसने? होटेलिंग नाम के विद्वान ने। तो होटेलिंग का रिलेशन किससे है? घटक विश्लेषण विधि से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, प्रादेशिक असमानता या विषमता या असंतुलन, बहुत अच्छा चैप्टर है और आपके अलग से दिया है रीजनल इम्बैलेंस। तो यहां अपन दो चीजें मेजर रूप से देखेंगे कि प्रादेशिक असंतुलन के उत्तरदायी कारक कौन से हैं। तो ये तो मैंने अलग से कुछ लिखा नहीं, आपको प्रत्येक किताब मिल जाएगा। एक हाँ, अर्थ और परिभाषा भी देखना, प्रादेशिक असंतुलन या प्रादेशिक असमानता या विषमता का अर्थ क्या है। फिर आपको उत्तरदायी कारकों पे जाना है। तो अर्थ को मैं सिंपली कह दूं कि वो यही कहना चाहता है कि दो प्रदेश या प्रदेशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से विषमता का पाया जाना, ये प्रादेशिक विषमता कहलाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके उत्तरदायी कारण क्या है, उसको देख लेना। फिर किसी भी क्षेत्र के अंदर प्रादेशिक विषमता का मापन करना है तो उस मापन की विधि कौन सी है। इसके प्रश्न आते हैं, ऊपर से आते हैं। यहाँ 7 विधि है, मैंने ढूंढी, अलग अलग विद्वान उसका क्लासिफिकेशन किया तो मुझे 7 मेजर विधियां मिली। नंबर 1, कोटि संकलन। हिंदी के अंदर नाम मैं कहता हूँ, ज्योग्राफी टेक्निकल शब्द सब्जेक्ट है, तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना लिखना सारा है, कम से कम जो टेक्निकल शब्दावलियां हैं उसको पकड़ में आनी जरूरी है। तो मापन की विधियां, किसके मापन की विधियां? प्रादेशिक असमानता के मापन की विधियां, जिसमें कोटि संकलन, जिसको रैंक समेशन कहते हैं, चतुर्थ सूचकांक, जिसको क्वार्टिल इंडेक्स कहते हैं, सापेक्षिक अंक समूहन, जिसको एग्रेशन कहते हैं। ये नाम ज्यादा, मुझे लगता है कि ये नाम ज्यादा वेटेजेबल है, इसी से पकड़ में आता है कि ये है कि नहीं है। और एक है परिसर श्रेणीकरण, जिसको रेंज कैटेगराइजेशन कहते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक हो गया। एक वंचन सूचकांक, इसका ध्यान रखना हो, वंचन सूचकांक जिसको डिप्रीवेशन कहते हैं, डिप्रीवेशन इंडेक्स। और एक है मुख्य घटक विधि, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ये 7 विधियां हैं प्रादेशिक असंतुलन के मापन की। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक विकास के मॉडल। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आर्थिक विकास के मॉडल, और जिसमें मैंने 7 मॉडल आपके सामने दिए हैं। जहां तक मुझे लगता है कि एक मॉडल है जिसको आपको डिटेल से पढ़ना है। एक तो माल्थस का मॉडल है, और एक रिकार्डो का है, और एक किंग्स का है। 3 मॉडल पढ़ लेना आप ढंग से, बाकी वाले का नाम। और यहाँ नाम ज्यादा वेटेजेबल है, नाम को यहाँ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे रिकार्डो का मॉडल है, रिकार्डो का मॉडल विकास व वितरण का पूर्व आपूर्ति मॉडल है। ध्यान से इसका नाम याद रख लेना, विकास व वितरण का पूर्व आपूर्ति मॉडल रिकार्डो का है। एक माल्थस का मॉडल है जिसको पूर्व मांग मॉडल कहते हैं। मिल का मॉडल है जिसको समाजवाद मिश्रित शास्त्रीय मॉडल कहते हैं, जेएस मिल का। मार्क्स का है समाजवादी मॉडल। मार्शल और पिगू का है कल्याणपरक मॉडल। जुपिटर का है विकास का नवाचार मॉडल। और कीन्स का है मांग आधारित वृद्धि मॉडल। नाम याद रखना, बहुत गजब का नाम है, मांग आधारित वृद्धि मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है।
ये जो मैंने चैप्टर लिया है, मुझे किताब के अंदर ये चीज अच्छी लगी, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें भी मॉडल वगैरह के नाम है, ये है अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के प्रतिमान। प्रतिमान मतलब मॉडल, ये भी उससे रिलेटेड है, इम्बैलेंस से। एक तो डेवलपमेंट मॉडल और एक जो इम्बैलेंस का आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया कि भाई अल्प विकसित राष्ट्रों के अंदर आर्थिक विकास के मॉडल कौन कौन से हैं। तो कई बार इसमें यूं हो जाए कि निम्नलिखित मॉडल किसने दिया, क्या इस मॉडल से संबंधित है, तो मॉडलों के नाम और उसका जो देने वाला ऑथर है उसका नाम अपन को ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों के अंदर मॉडल को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो संतुलित एक तो संतुलित विकास के मॉडल कौन से हैं और एक असंतुलित विकास के मॉडल कौन से हैं। तो पहले हम संतुलित विकास के मॉडल देख लें। संतुलित विकास के 4 मॉडल हैं। एक तो ड्यूसबेरी और नक्से ने जो दिया था, कौन सा, निरूपण प्रभाव दुष्चक्रीय ट्रैप मॉडल। इसको डिटेल में मत पढ़ना, मैं कह दूंगा डिटेल में किसको पढ़ना है। तो निरूपण प्रभाव दुष्चक्रीय ट्रैप मॉडल किसका हो गया, ड्यूसबेरी और नरकसे का। हाँ, ये ध्यान रखना ये संतुलित विकास का मॉडल है। उधर जो मॉडल दिए वो असंतुलित विकास के हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। उसके बाद बोयक और हिंग्स ने दिया कौन सा, सामाजिक व तकनीकी द्वैत सिद्धांत। इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल सिद्धांत का नाम और विद्वान का नाम याद रखना है। उसके बाद गुनार मिंडल ने दिया, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना, संचयी परिणामी कार्योत्पादकता मॉडल। संचयी परिणामी कह दो या संचयी कार्योत्पादकता कह दो, ये दोनों शब्द विकल्प में है। किसने दिया, एक बात है कि जब संचयी शब्द आए तब गुरनार मिंडल की तरफ चले जाना, मैं ये सलाह दे रहा हूं। और एक है वृद्ध दबाव, इसको डिटेल में पढ़ना है। एक है वृद्ध दबाव सिद्धांत जो रेस्टिन व रोदेन का है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो संतुलित विकास के मॉडलों में गुनार मिंडल वाले को डिटेल से पढ़ना है, बाकी का नाम याद रखना है। क्लियर। उसके बाद असंतुलित विकास के सिद्धांत, असंतुलित विकास के मॉडल। असंतुलित विकास के मॉडलों में सबसे पहला है हर्षमान मॉडल। नाम याद रखना हर्षमान मॉडल का, बाकी ज्यादा गहराई कुछ नहीं है, एक दो विशेषता देख लेना, थोड़ा तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये हर्षमान का है अच्छा मॉडल है ये। हर्षमान के मॉडल के नाम बड़े टफ है, कुछ विद्वान या एक दृष्टि से हम उसको ध्रुवीकरण या टपकन सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है मंद अधोमुखी व ध्रुवीकरण प्रभाव मॉडल। इसी मॉडल का दूसरा नाम है, ये मॉडल दूसरा नहीं है, मॉडल एक ही है, ध्रुवीकरण या टपकन सिद्धांत। मंद अधोमुखी या ध्रुवीकरण प्रभाव मॉडल। और इसका एक नाम और है उच्च उत्पादकता व पुनर्निवेश मॉडल। ये ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द है, और इकोनॉमिक थियरी के हिसाब से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उच्च उत्पादकता व पुनर्निवेश मॉडल किसका है, हर्समैन का है। मैं तो ये सलाह दूंगा कि तीनों नाम याद रखने। अंग्रेजी में ये जो है ना ध्रुवीकरण और टपकन, इसको कहते हैं ट्रैकिंग डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत, ये इसके संदर्भ में आया, ये अंग्रेजी वर्ड है ना, ट्रैकिंग डाउन, मंद अधोमुखी एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, ध्रुवीकरण प्रभाव मॉडल। इसके अलावा एक विद्वान है शिंगर, शिंगर का भी एक मॉडल चलता है असंतुलित विकास मॉडल, ज्यादा वेटेजेबल नहीं है। लेवेंस्टीन क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, नाम याद रखना बहुत अच्छा है, लेवेंस्टीन क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। रोस्टोव, कौन नहीं जानता रोस्टोव के मॉडल को। मैं कहता हूं कि आप रोस्टोव के मॉडल को इतना विस्तार से पढ़ना कि इसका जो प्रत्येक स्टेज वगैरह दिया हुआ है, कहीं पर भी हमें ऐसे नहीं लगे कि हमने रोस्टोव को ढंग से नहीं पढ़ा। उधर गुरनार मिंडल को ढंग से पढ़ना, इधर रोस्टोव को ढंग से पढ़ना। रोस्टोव की थ्योरी ये भी आर्थिक विकास के असंतुलन की बात करता है। रोस्टोव ने 1971 के अंदर आर्थिक विकास का स्तर सिद्धांत दिया था और उसके 5 स्टेज बताए थे।
तो रोस्टोव के 5 स्टेज कौन से हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बकायदा अंग्रेजी वर्ड भी यूज किया और इसका बिल्कुल सिस्टम दिया है कि पहला स्टेज इस नाम से जाना जाएगा, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेज, उसका पर्टिकुलर नाम है। पहली स्टेज को उसने कहा है पारंपरिक समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी, क्लियर। दूसरी स्टेज को उसने कहा है कि उत्प्रस्थान के लिए पूर्व दशाएं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, उत्प्रस्थान के लिए पूर्व दशाएं, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, इसका मतलब डेवलपमेंट टेक ऑफ कर रहा है, उससे पहले की दशा है ये, तो उत्प्रस्थान के लिए पूर्व दशाएं, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। उसके बाद तीसरी स्टेज ये बता रहा है उत्प्रस्थान से संपोषणीय विकास की ओर, इसके लिए वो कह रहा है कि टेक ऑफ इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी आई, ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद टेक ऑफ का प्री कंडीशन आया कि टेक ऑफ कर रहा है उससे पहले की कंडीशन, और तीसरे में आया कि टेक ऑफ इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चौथा परिपक्वता की ओर, ड्राइव टू मैच्योरिटी, चौथे के अंदर हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और पांचवा है वो व्यापक जन उपभोग की अवस्था है, ये मोर डेवलपमेंट स्टेज है। और व्यापक जन उपभोग की अवस्था एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये हो गया रोस्टोव की 5 अवस्थाएं। पांचों का पांचों नाम याद रखना, सीक्वेंस भी याद रखना, पहले में कौन है, दूसरे में कौन है। और इसके अलावा असंतुलित विकास में एक फ्रीडमैन की थ्योरी और चलती है, वो है केंद्र परिसर मॉडल, हालांकि ज्यादा इसका कुछ विशेष है नहीं। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो थियरीज है उसकी तरफ भी आपको देखना है। वर्दी ध्रुव सिद्धांत, पैरोक्स वाला ढंग से पढ़ लेना, कब दिया, कौन से विद्वानों ने इसका एनालिसिस किस किताब के अंदर किया और है क्या। और एक मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल हर्बर्टसन, विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं, नाम याद रख लेना, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल इसने दिया हर्बर्टसन। उसके बाद नेक्स्ट बस क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रादेशिक नियोजन का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट अपन होगा किसी दूसरे चैप्टर पर क्लास लेकर के। धन्यवाद।